कर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि हम राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। गौशालाओं में अनुदान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना के तहत 330 गौशालाओं में लगभग 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भी सभी सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं। साथ ही इस योजना के तहत आवासीय भवनों पर अनुदान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, SC/BC धर्मशालाओं तथा सामाजिक क्षेत्रों के संस्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर क्रमशः 75% तथा 50% अनुदान देने की योजना लागू की जा रही है। PM कुसुम योजना के तहत किसानों को 75% अनुदान के साथ सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 1,51,000 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय हमारे विधायक महोदय निर्मल सिंह जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि प्रदेश में पशु मेले भी लगाए जाएं, जहां पर अलग अलग तरह के पशुओं की खरीद हो सके और इनको बीमे के रूप में मदद दी जाए। मैं माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि हम पशु मेले पहले भी लगाते आए हैं और जल्द ही राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। जहां तक पशु बीमे की बात है, मैंने इसी बजट में पैरा 39 के बिंदु 28 में पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान के बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की है। प्रदेश में कुल 15,71,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात बार बार कही गई कि प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा है, फिर भी बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन टिप्पणियों के चलते सबसे पहले हमें यह समझाना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र कहता है कि प्रति व्यक्ति आय होती है किसी राज्य की GDP को वहां की जनसंख्या से विभाजित करके जो आंकड़ा आ जाए उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय का आंकलन होता है। किसी भी वर्ष की GDP का अनुमान कोई भी राज्य सरकार स्वयं नहीं लगा रही सकती, वरना CSO लगाता है और इसी प्रकार उस राज्य की उस वर्ष की जनसंख्या का अनुमान नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में कोई हेरफेर संभव नहीं है और यह भी स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ यह नहीं होता कि उस राज्य के हर व्यक्ति की आय उतनी ही हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अधिक होने की बात है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पूरे देश में 1,20,000 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, वहां सरकार ने इस रेखा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक कर दिया है। स्वाभाविक ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण पहले के मुकाबले लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे दिखते हैं और इससे हमारी सरकार को कोई तकलीफ भी नहीं है और न ही मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस पर कोई आपत्ति होगी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, फिर भी यह विषय बार बार विपक्ष द्वारा इस सदन में उठाया जाता रहा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं
इस सदन की भावना यह है कि जिन लोगों ने अपनी आय 1,80,000 रुपए से अधिक होने के बावजूद उसे कम दिखाया है, उनके नाम काट देने चाहिए। ऐसे सभी लोग, चाहे वह किसी भी पार्टी से या व्यक्ति से संबंध रखते हों, अगर उन्होंने गलत तरीके से खुद को बीपीएल दिखा रखा है तो उन्हें बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जिस किसी भी कारण से गलती से या गलत नियत से पीपीपी में अपनी इनकम कम दिखाई है, वे इसे ठीक करवा लें ताकि वे स्वयं ही बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे सभी अपात्र व्यक्ति यदि 1 महीने में अगर अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो इस सदन की भावना के अनुरूप हम उनके नाम बीपीएल लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार और नागरिकों के बीच एक पारस्परिक विश्वास का सेतु है। इसे सत्य, सहभागिता और पारदर्शिता से ही मजबूत रखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमने हरियाणा की जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेकर उनसे विचार करके उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर और उनकी तकलीफों को समझकर उनके लिए बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट केवल बजट नहीं होता है बल्कि ये एक विचार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के विश्वास का, विकास का और उनके जीवन को बेहतर करने वाले बदलाव का, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। मैं हरियाणा की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा की सेवा करने का और हमारी सरकार के 11वें बजट को प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 सालों में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल की विकास यात्रा को हमने अपने इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी है। इस बजट के 11 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। नंबर 1, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाना। नंबर 2, 200 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स के लिए फंड्स बनाने की योजना। नंबर 3, नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण का गठन। नंबर 4, मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन। नंबर 5, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ बिल। नंबर 6, गांव में महिला चौपाल बनाने की शुरुआत। नंबर 7, हर जिले में एक गो अभयारण्य बनाने की घोषणा। नंबर 8, अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करना। नंबर 9, हर जिले में एक राजकीय मॉडल महाविद्यालय बनाने की घोषणा। नंबर 10, दिव्यांगजन कोष का गठन करना और सभी दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा। नंबर 11, अपनी बहनों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट यह 11 कदम प्रदेश को एक नई दिशा और गति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष को भूलकर और मेरे तुम्हारे जैसी क्षेत्रवाद की अवधारणा को तोड़कर पूरे प्रदेश के समान और समग्र विकास के लिए यह बजट बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हरियाणा की जनता से किए गए हर एक वादे और हरियाणा के विकास के लिए हमारे हर एक संकल्प को पूरा करने का प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को भी और इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि बजट की हर एक घोषणा हम शब्द से पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सांस्कृतिक भी है, पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है। यह बजट हरियाणा के आज के लिए भी है, हरियाणा के आने वाले कल के लिए भी है। माननीय धाकड़ अध्यक्ष महोदय, माननीय धाकड़ अध्यक्ष महोदय, यह धाकड़ हरियाणा है, धाकड़ हरियाणा का धाकड़ बजट है। यह बजट विकसित भारत के विकसित हरियाणा का बजट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी एक नई उड़ान बाकी है, अभी एक नई उड़ान बाकी है, हरियाणा की एक नई पहचान बाकी है। नापी है अभी तो बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महान सदन से अनुरोध करता हूं कि पुरजोर समर्थन और सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को अनुमोदित करें, स्वीकार करें और पारित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हो गया साहब, बहुत डिस्कशन होगी। किस किस विषय पे करें? बहुत डिस्कशन होगी। उन्होंने जवाब दे दिया, अभी पास भी तो करना है दीवार से, उसमें मोशन भी। 2 मिनट नहीं, आप अभी 2 मिनट केवल हुड्डा साहब 2 मिनट। देखिए अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा बजट पढ़ा, बड़ी बातें बताई, बहुत समझबाग दिखाए कि हरियाणा ये वो, चलो ठीक। लेकिन बजट के 3-4 पहलू होते हैं जो कोई भी बजट हो उसमें देखा जाता है कि ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी कितनी है। इन्होंने हर बात में 14-15 दिया, लेकिन ये नहीं बताया 2005 से 14 तक कितनी ग्रोथ हुई है और 14 से लेकर 25 तक कितनी ग्रोथ हुई है। मैं बता देता हूं आपको। 2005 से ले 14 तक 17.6 पर एनएम ग्रोथ हुई है और 14-15 से 2024-25 तक वो ग्रोथ घट के 10.6 पर एनएम हुई है। इसी प्रकार से ग्रोथ ऑफ डेप्ट, जो कर्जा बढ़ा है, उसकी भी देखी जाती है। 2005 से 2014 तक कर्जा जो है 13.1 पर एनएम बढ़ा है और 2014 से और 2024-25 तक ये 18.15% का फर्क है। इसी प्रकार से रेशो देखी जाती है जीएसडीपी की बजट से, जो अपना डेप्ट की 2005 और 6 में जो ये थी बजट की 24% एक थी, सीएम साहब ने भी अपनी बात में कहा, और 14-15 में हमने घट के 14% 6 की और 24-25 में ये 26.13%। अब आप देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से आप देखोगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और इंटरनल स्टेट डेप्ट, जो इन्होंने कहा इंटरनल स्टेट डेप्ट जो दिया है 2005-6 में कुल जीएसडीपी हरियाणा की थी 1,08,885 करोड़ और इंटरनल डेप्ट था 26,268। 2014-15 में जीएसडीपी तो होगी 4,85,184 और जो इंटरनल डेप्ट हो गया 70,971। इसका मतलब जीएसडीपी कितनी बढ़ी 2005 से 2014 तक 4.45 गुना बढ़ी है। ठीक है, एक मिनट, लास्ट टाइम कंक्लूडिंग, मैं ज्यादा नहीं बोलता, जो सब्जेक्ट बोल चुके थे उसमें नहीं बोलता कभी। इसी प्रकार से आप देखो हमारी जो है 4.45 बढ़ी है और कर्जा हमारे समय में 2.7 टाइम्स बढ़ा है 10 साल में।
अब 2024-25 14 से 24-25 तक देख लो, जीएसडीपी बढ़ी है इतनी 12,13,951 करोड़। इसका मतलब 2.5 गुना बढ़ी है। जो हमारी बढ़ी 4.45, इनकी बढ़ी है 2.5। इसी प्रकार से इंटरनल डेप्थ देखोगे आप 70,931 से ये 3,17,207 पहुंच के 4.47 टाइम डेप्थ बढ़ा है। हर टाइम बातें तो बड़ी बड़ी कही है इन्होंने, बहुत अच्छा शब्दभाग दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा सा जबान से वो था, थोड़ा सा चर्चा बहुत होगी। 1 मिनट, जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दे दिया, निष्कर्ष रहता नहीं है। निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। ये बजट कैसा है, निष्कर्ष मेरा हक नहीं कर रहा। एक जबान से तोतला, अर्क कहते हैं जूस को। एक दुकान पे चला गया, वो कहने लगा अनार का अर्क है, तो दुकानदार बोला अर्क इतना गाढ़ा नहीं जितना मांग रहा है, इतना बजट नहीं जो आप बता रहे हो, लोगों को खाली कर दिया। चलिए जी, नहीं और कोई नहीं, इधर से कोई नहीं जी डॉक्टर साहब, नहीं कोई सुझाव नहीं, 1 मिनट सब सुझाव आए। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार इस बजट सेशन में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उसके बाद बजट जो अपना दिया और आज उसके रिप्लाई, 3 स्पीचेस माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे। मेरी आपसे प्रार्थना ऐतिहासिक रहे, को समझे या ना समझे। और दूसरा, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें देखें, मेरा ख्याल में देश के, बल्कि शायद विश्व के, एक मिनट है निर्मल जी की आपकी बहुत चर्चा होगी, 20 दिन से सदन चल रहा है। नहीं अभी नहीं, हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय ही नहीं बल्कि हो गया बार वो नहीं। मैं कहता हूं देश का ही नहीं बल्कि विश्व का रिकॉर्ड है कि 3 घंटे से भी ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी नॉन स्टॉप बगैर पानी पी। मैं क्या कहना चाहता, सुनो, मैं वहां आना चाहता हूं स्पीकर साहब, इसमें देखें 1 मिनट भाई, कोई गिनीज बुक में कोई अगर नाम दर्ज होता हो तो मेरी आपसे प्रार्थना, हकीकत है ये, नहीं ये हकीकत है। माननीय सदस्यगण, इसको अब वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए सदन के पटल पर रखी गई सभी डिमांड्स 1 से 7 तथा 10 से 20 एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, श्री भारत भूषण बत्रा विधायक ने डिमांड्स नंबर 1, 5, 10, 13, 14, 17 व 20 पर तथा श्री आफ्ताब अहमद विधायक ने डिमांड्स नंबर 12, 13, 14, 17, 19 व 20 पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उन्हीं डिमांड्स पर अपनी बात रखें जिन पर उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। माननीय सदस्य, अगर आप इकट्ठा ही बोलना चाहेंगे सभी इसमें, अब विभिन्न डिमांड्स तथा कटौती प्रस्तावों को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। पहले आप बाद में जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नंबर 1 लेता हूँ। डिमांड नंबर 1 जी। डिमांड नंबर 1 के बारे में ये है कि ये डिमांड तो मैं रख रहा हूँ और ये डिमांड सदन के सभी साथियों की है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे इस बात के लिए कि आपको एमएलए का एक डेलीगेशन भी मिला था और उस डेलीगेशन ने आपको भी मिला था, एक डेलीगेशन आपको मिला था और उस डेलीगेशन में इस बात के लिए आपके सामने डिमांड रखी गई थी कि जो मैं मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर की वो तो बात नहीं करूंगा, पर यह है कि एमएलएज को जो पर्क्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस समय इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत कम है। और उसमें विस्तृत रूप से यहाँ तक कहूँगा कि मैं तो ना किसी मंत्री का नाम लूँगा और ना ही पिछली बार मंत्री थे उसका नाम लूँगा, पर मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर्स अगर मैं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखूंगा पिछले सदन के, और उन मुख्यमंत्री जो और मंत्री जेजेपी के भी थे और उनके कोठियों पे 3.5 करोड़ रुपया और 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और उसके बाद आपका 2019-20 से लेके 23-24 तक 21 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो जहां पर इतना मिनिस्टर्स का खर्च होता है तो एमएलएज का भी कुछ न कुछ तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं सब रिकॉर्ड के मुताबिक बोल रहा हूँ, बिना रिकॉर्ड के। आई हैव ऑल द रिकॉर्ड कंप्लीटली कि जो पैसे खर्च हुए या कुछ है, उनका नाम तो नहीं ले रहा, कहो तो नाम भी ले लेता हूँ कि किन किन मंत्रियों के किए थे जो। पर हमारा मकसद ये है कि सभी यंग एडवोकेट्स, यंग लाई अपना विधायकों ने मेरे को ये कहा, और मौका मेरे को सिर्फ मिला बोलने का। नहीं, वो तो बात नहीं है, अच्छे और कोई बात नहीं। तो ये देखिए काइंडली कि हम विधायकों को जो सैलरी मिलती है, सैलरी पार्ट नहीं है। सैलरी पार्ट में यह है कि उनका स्टेटस बी ग्रेड के अंदर आता है। कोई भी विधायक अगर हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो बी कैटेगरी के हिसाब से दे डोंट प्रोवाइड द रूम इवन ऑलरेडी मनी। एक ए क्लास ऑफिसर है, आपका बड़ा ऑफिसर है, सब कुछ ऑफिसर्स है, वो एक क्लास कैटेगरी में आते हैं, उनको सारे बेनिफिट ए क्लास के मिल जाते हैं, क्योंकि सैलरी आपने 40,000 रखी हुई है, उस स्लैब में आ जाता है, उस स्लैब से आपको उनको इंटरटेन नहीं करते। तो विधायकों को इस बात के लिए जब वो कोई बीमार ना हो, हम नहीं चाहते कोई बीमार हो अस्पताल जाना पड़े, पर जब अस्पताल जाते हैं, कुछ विधायकों ने मेरे को शिकायत भी की इस बात के लिए कि हमारे को हॉस्पिटल ने रूम देने से मना कर दिया इस बात के लिए। और पार्लियामेंट के इस टाइम सैलरी पार्ट जो है इवन मेंबर पार्लियामेंट की 1 लाख से 1,25,000 रुपये कर दी करी है, 24,000 अभी नोटिफिकेशन हुई है, अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है। 1 लाख से हम तो कहते हैं 40 लाख जो 40,000 जो सैलरी है, ये पहले बहुत कम थी इस बात के लिए। हुड्डा साहब के टाइम में ये 30,000 हुई, और आपने जब खट्टर साहब जहाँ मुख्यमंत्री बने उन्होंने 40,000 की, पर ये 2016 से है, 8 साल पहले। मैं पर्स में भी आऊंगा, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ सर। मैं बेसिक सैलरी जो टैक्स पे जिसमें लगता है, जिसके हम रिटर्न भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, तो एक विधायक की सैलरी टोटल 40,000 है। टोटल बिलिंग चाहे 1,25,000 किसी 20 या 30 मीटिंग के साथ चाहती, पर सैलरी है सिर्फ 40,000 रुपये की। और उसके बाद ये इस सैलरी को बढ़े हुए 8 साल हो गए हैं जी। अब 8 साल में आप देखिए कि इन्फ्लेशन पार्ट भी है, सब कुछ बात है। आप टेलीफोन अलाउंस देते हैं सर, ये 10,000 रुपये तो 2012 में था, 13 में ये बढ़ाया गया 15,000 रुपये, और टेलीफोन अलाउंस 11 साल हुए कोई टेलीफोन अलाउंस नहीं बढ़ाया गया किसी का भी। और उसके बाद कंपलसेटरी अलाउंस जो है ये 2016 में बढ़ाया गया था, नो डाउट इसमें 2016 में बढ़ाया गया था, पर इसको भी बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। ऑफिस अलाउंस जो कंपलसेटरी अलाउंस ये 10,000 रुपये है, कंपलसेटरी अलाउंस 25,000 है, जिसको बढ़ाए हुए 8 साल हो गए। सेंचुरी अलाउंस है 10,000 रुपये पेटी अमाउंट है, आप सेंचुरी अलाउंस देते हैं, इसको भी बैठाए 8,000 हो गए। और जो पिछले दिनों प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पीए की तनख्वाह की थी, उसके लिए ऑफिस सेक्रेटरी के बजाय उन्होंने 20,000 दिया था। 20,000 में आपको कोई अच्छा स्टेनो कोई भी किसी हालत में क्योंकि आजकल जो काम कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, सब कुछ है, आपका पेपर वर्क है, आपका नेवा है, आपका कंप्यूटर है, आपका सब कुछ है। आपको एक आदमी चाहिए होता है कि हम कंप्लेंट नोट करें, उनको व्हाट्सएप भेजे या कुछ है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है जी। 20,000 में आपको कोई भी क्लर्क कहीं पर भी नहीं मिलता जी। और ये मिनिमम 30,000, बाकी आप जितना बढ़ाएं वो तो आप पे, मैं क्या डिमांड रखूंगा इस बात में इसमें। और एक फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस आप 3 लाख रुपए देते हैं, ये 2006 में 2 लाख मिलता था, 2016 में ये आपकी सरकार में बढ़ाया गया।
और ड्राइवर अलाउंस के लिए 20,000 रुपये, 20,000 में ड्राइवर मिलता है नहीं मिलता है, ये भी एक विषय है इस बात के लिए। और ये डेली अनाउंस, हम मीटिंग अटेंड करने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ आते हैं, तो आप हमारे को वहाँ पर जो अलाउंस मिलता है वो 2,000 मिलता है टोटल, विच इज वेरी लेस अमाउंट। अदरवाइज आप विधायक का अगर खर्चा देखें वहाँ से, तो आप ये सोचोगे कि विधायक को कोई मीटिंग में आने पे कोई पैसे बचते हैं, कुछ है 18 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, 300 किलोमीटर के साथ भी आया गया और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये डेली अलाउंसेस जो हैं ये बढ़ाने चाहिए आपको उस बात के लिए। और एक ये है जी कि काफी लंबे समय से 8 साल से सिर्फ 18 रुपए किलोमीटर, इन्फ्लेशन के फैक्टर को देखते हुए पर किलोमीटर जो है 18 रुपए, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ में एक जनरली सभी की, पिछली भी मैं विधानसभा में था, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक थे, जब हम कमेटीज के चेयरमैन और मेंबर्स कमेटी टूर पे जाते हैं तो उनको सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं रूम के लिए। आप देख लीजिए कि 5,000 में कैसी अकोमोडेशन मिलती है जब टूर जाते हैं, स्टडी टूर के। आप एयर ट्रैवल तो अब देने लगे, एग्जीक्यूटिव क्लास का देते हैं या बिजनेस क्लास का देते हैं, ये भी पिछली बार आपकी सरकार ने किया था। वो तो उस बात के लिए, बिकॉज दैट वाज डन विद अ पैरिटी, बिकॉज व्हेन ACS एंड ऑफिसर्स दे गो, दे आर एंटाइटल्ड फॉर द बिजनेस क्लास एंड एग्जीक्यूटिव क्लास, and when you put them above the chief secretary, and then he is not being given the economy class होती थी, उसको बिजनेस क्लास उस टाइम किया था। इनको पार्लियामेंट्री मिनिस्टर टाटा जी को इस बात के लिए याद होगा। तो मेरे हिसाब से इन सब पर्स को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ मैं डिमांड मैं रख रहा हूँ क्योंकि आई डिमांड्स थी और कोई बात थी नहीं। और एक पैटी ग्रांट जो है अच्छा स्टेप था। पैटी ग्रांट सस्ते जमाने में कम हुआ करती थी, 15 लाख एक्चुअली। तो सभी विधायकों की डिमांड है भाई, मंत्री तो भाई सीधी सी बात है, उनके पास तो बहुत सब कुछ है। सबकी डिमांड इस बात की रही है कि पैटी ग्रांट को बढ़ाया जाए। बाकी मैं वो अलग इशू है कि 5 करोड़, और वो भी बात कह रहे थे मेरे को विधायक कि 5 करोड़ की बात भी जरूर कही हो, वैगी वाली जरूर कही हो, वो नहीं, वो हाँ जी ठीक है, कह दी क्या जी। एक जो आपने स्लैब फिक्स किया ना जी, पिछली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, कि 5 करोड़ खट्टर साहब ने अनाउंस किए थे हाउस के अंदर। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आने के बाद सरकार की फंड्स भी स्क्वीज हो गए, हमने भी जवाब नहीं दिया। वो 5 साल में वो 5 करोड़ ही मुश्किल से पूरे हुए, कईयों को पूरे मिले न मिले। अब इस बार आपने 5 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए कर दिए। कम से कम अब सब जगह अगर मैं सब स्टेटों का कंपेरिजन करूंगा ना जी, तो सभी स्टेटों में 5-5 करोड़ रुपया MLA लैंड के लिए मिलते हैं। और वो हमारे थोड़ा पब्लिक में खर्च करते हैं, पब्लिक को काम करना होता है या कुछ करना होता है। और ये आप आज मेरे को इस बात की उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, और सभी सदस्यों को उम्मीद थी कि आज आप बजट की रिप्लाई के अंदर आप वेंगी स्कीम जरूर अनाउंस करेंगे, जो आपने नहीं। क्योंकि पिछला बार इसका मतलब है कि पिछले साल ही ठीक थे कि हर एक साल पे 2 करोड़ रुपए वेंगी में तो मिलते थे, कम से कम 2 मिलेगी तो आप बजट में आज अनाउंस तो करते। आज अब सबसे बड़ी तो बात यही थी कि आज अनाउंस करते कि 2 स्कीम बंद थोड़ा हुई है, चल रही है। इसीलिए कह मैं रहा हूँ, और कहो सारा गांव है, इसीलिए इस बात है, सारा गांव कह रहा है इस बात के लिए। बत्रा जी थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट डिमांड पे आ गए, ठीक है, नेक्स्ट बत्रा जी आप नेक्स्ट पे आइए। अच्छा आता हूँ सर, आता हूँ नेक्स्ट पे आइए। हाँ, government employees get the cash loss and some department employees, why we don't get the cash? मेडिकल कैश रेशियो नहीं होती, सीधी सी बात है उसमें। और उसके बाद 2 विधायकों ने मेरे को कहा कि उसको हॉस्पिटल में जाके हाँ जी लोग ज्यादा बोलो ना, कि है ये सारे हाउस की डिमांड है। चलिए ठीक है बत्रा जी, नेक्स्ट
डिमांड नंबर डिमांड नंबर 5 जी। जी। डिमांड नंबर 5 में मैं तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अब आप टाइम की सेट कर, असल में ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर। बात है कि बाकी कामों में टाइम बीत जाता है। आज ये डिमांड पास करेंगे तो तभी इनका एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तभी सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पैसे आएंगे, और उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसकी बात नहीं। बाकी सब चीजों के लिए टाइम है, इसलिए टाइम अच्छा मिलना चाहिए स्पीकर सर इस बात के लिए करें कि आपको समय मिल रहा है। नहीं, मेरे को मैंने कट मोशन, बाकियों ने एक थोड़ा सा और भी सुझाव दूंगा आपको कि हाँ ये मैं आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ कि नए सदस्य आए हैं, काफी ज्यादा सदस्य आए हैं। पहले रिवाज ये होता था कि बजट पेश होता था, आपने नया बजट कर दिया, उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड्स का एक चैप्टर जो आज दिया है वो बजट के साथ अटैच हो जाता था, और वो हम मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाता था। सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है, हम नोटिस कट मोशन दे सकते हैं, जैसे आज आप पास करवा रहे हैं, इससे पहले 2 दिन का टाइम है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स कुड नॉट मेक द डिमांड्स पे कट नहीं दे सके, बिकॉज इतने बड़े में ढूंढने में बड़ी हिम्मत लगती है हर एक बात के लिए में। और मैंने एक डिमांड के ऊपर 1 जीरो फालतू लगा दिया, स्पीकर साहब ने वो डिमांड कैंसिल कर दी इस बात के लिए कि भी ये टेक्निकली फिट है, इसलिए सभी बातें देखनी पड़ती है इस बात के लिए। तो वो सर्कुलेट होना चाहिए। पंजाब में भी सर्कुलेट होता है, पंजाब में भी बाकायदा साथ में बजट के साथ में एक छोटी सी बुकलेट करके एक डिमांड ऑफ ग्रांट्स के नाम पे बिल्कुल मोहर लगी होती है, वो भी साथ में बजट के साथ में। बत्रा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि फिर बात क्या होता है जब हम कंपेरेटिव कोई बात करेंगे ना, कोई सर 5,000 पेज ध्यान पड़ेगा, देखिए 5,000 पेज कौन पड़ेगा सर? बत्रा जी मेरी बात सुनो, फिर अब चर्चा की अगर हम बात करेंगे तो चर्चा पहले कितनी होती थी, अब कितनी हो रही है, आगे कितनी हो, तो ठीक है, मैं आपकी बात करता हूँ। बेहतरी की तरफ चीजें बढ़ रही है, आगे और स्कोप होगा तो और बेहतर करेंगे। चलो आप अपने कट मोशन रिगार्डिंग द डिमांड नंबर 5 इससे ऐसा नहीं। सीएम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हो इस पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं बत्रा जी, आप डिमांड्स पे चलिए, मान्य वो सब संज्ञान में है। 1 मिनट, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि माननीय बत्रा जी घटाने के लिए खड़े होते तो बढ़ाने के लिए खड़े हो गए। में इसमें है कि मैं तो कट मोशन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मंत्रियों पे इतने पैसे को खर्च करते हो, ये है कट मोशन, साथ में डिमांड है इस बात के लिए, कोई बढ़ाने के लिए थोड़ा खड़ा हुआ उस बात के लिए खड़ा हुआ। ठीक, चल ठीक। बत्रा जी, हर डिमांड पे आपका जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है उस पर रहिए आप। ऐसे जी कि डिमांड नंबर 5 पे ये है कि एक ही लाइन में ये कहूंगा, इस डिमांड में करके आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर और साथ में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है शहरों के अंदर वो ठीक नहीं है पिछले। उसके बाद आती है जी डिमांड नंबर 10। डिमांड नंबर 10 के अंदर जी, अब मैं कहेंगे जी रिपीटिशन हो गया, सब कुछ है। कट इसलिए लगाया है कि गवर्नमेंट इज सफरिंग ए लॉस ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज, और उसमें आप माइनिंग के जुर्माने तो पड़ रहे थे, ये माइनिंग सब कुछ ठीक हो, इनकी ऑक्शन ठीक हो तो आपका रेवेन्यू बहुत बड़ा बढ़ सकता है। आप ना तो हमारे सामने पिछोपा का बात आपने हमारे को सुनने दी, ना रेवा में बॉर्डर पे क्या हुआ उसमें मंत्री जी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। यमुना सैंड के बारे में आपने चलान दुनिया भर की, आपकी पुलिस फोर्स को पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी होती है। इसीलिए ये डाडम का मामला आपके सामने आया, और एक मेरे हल्के के अंदर एक हैफर्ड का गोडाउन बना हुआ है जी, और वो गोडाउन में वो सुस्सी आती है जी, और सारे एरिया के अंदर सारे घरों में फैल जाती है, और शहर के अंदर है उसको वो कमर्शियल प्लेस है, और उसको सरकार डी इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा सकती है, और नया हैफर्ड का गोडाउन बन सकता है। ये मेरी मेरे हल्के की इस बात में है कि उसको शिफ्ट किया जाए, ये और कोई बात नहीं। एक की डिमांड नंबर 13 है, इस बार आप पढ़ोगे? नहीं, मैं इकट्ठी पढ़ लेता हूँ, फिर आप अपनी सारी पढ़ लें, ऐसे ही करें। नहीं, हाँ जी, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। ये जी एक डिमांड नंबर 13 है जी, ये मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पर, अपना शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, और एक इनके डिपार्टमेंट से ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक 25 एकड़ जगह मांगी हुई है, क्योंकि हमारे रोहतक के अंदर
पानी की बहुत बुरी हालत है, और क्योंकि स्टोर करनी पड़ते पानी आता नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो तिलियार के ऊपर 25 एकड़ जो जमीन है वो इरिगेशन के नाम ट्रांसफर कर दी जाए, एक बड़ा जलाशय बन जाएगा जिससे पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, टूरिज्म की जमीन है, चाहिए पब्लिक हेल्थ, जमीन टूरिज्म की है, और 25 एकड़ जमीन प्रपोजल आई हुई है, टूरिज्म ने कंसेंट दे दी है, पब्लिक हेल्थ ने उसको वो किया हुआ है, वो सब कुछ किया हुआ है। एक आप हमेशा ही डिमांड जो है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, और हमने बजट के उसमें भी आपसे रिक्वेस्ट की इस बात के लिए 112 एकड़ बहुत जगह होती है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक के अंदर है, आप उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप पिछले सालों में कितने में थे, उसमें बजट ही नहीं देते, वहां पर बुरा हालत है, सारा का सारा नुकसान हो रहा है, ना वो क्रिकेट स्टेडियम है, ना हॉकी का टर्फ ठीक है, ना फुटबॉल का टर्फ ठीक है, ना रेसिंग का ट्रैक वहां पर ठीक है, कुछ शाही को दिया हुआ है, वो एक आपकी धरोहर है। आप पंचकुला को, गुड़गांवा को और रोहतक को और एक जगह और भी कोई सिलेक्ट, भिवानी या हिसार को सिलेक्ट करके स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस सेंटर बढ़ा दीजिए, और उसमें राजीव गांधी के लिए आप भारत में जो पैसे हैं वो जरूर दें इस बात के लिए। और उसके बाद आता है जी, मैं हेल्थ की बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ की मंत्री बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं हेल्थ के मंत्री, और उसमें मैंने एक अनस्टार्ड क्वेश्चन भी इनको किया था, उनका रिप्लाई भी आया था। अगर कहें तो मैं ये मंत्री जी की और श्रीमती आरती जी को मैं ये कहूंगा कि मैं फोटो आपको कुछ भेज रहा हूं, आपने रिप्लाई में ये कहा था कि वहां पर वार्डों के अंदर टॉयलेट बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कुछ है, मैंने टॉयलेट की फोटो अरेंज की है, वहां पर बहुत बुरा हाल है उस इंस्टीट्यूट का। डॉक्टरों की शॉर्टेज के लिए आपने रिप्लाई वहां पर दिया है, और डॉक्टरों की शॉर्टेज की रिप्लाई में मैं आपने ये सारा ही बुला रहा है, आप भी बोलो ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी है जी कि 212 पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर्स की पोस्ट वेकेंट हैं, और उसके बाद नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की 178 वहाँ पर है, और वहाँ पर सारे जो बाथरूम और टॉयलेट्स की, और वहाँ पर आई वांट दैट यू शुड पर्सनली विजिट दैट इन ए सरप्राइज विजिट, और सारा सरप्राइज करके, और वहाँ पर व्यवस्था माल मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट है, फंड तो आप सफाई के देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर सफाई नहीं है। सबसे अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट है इस बात के लिए, तो मैं इसमें हेल्थ में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और आरओ नहीं है किसी भी वार्ड में पानी पीने के लिए, बिल्कुल पानी पीने के लिए आरओ नहीं है। आप देख लेंगे पानी की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था। पेशेंट्स आते हैं, बेचारे गरीब पेशेंट्स हैं, सब कुछ है, वो जनरल वार्ड्स की बहुत बुरी है। बिल्कुल ठीक है। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है जी डिमांड नंबर 17 सर। इसमें एक तो ये है कि मेरा पिछला भी इसमें है, आदरणीय मुख्यमंत्री आपके थ्रू कहता हूँ कि पिछली बार 25 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी की सड़कें हर एक विधायक को मिली थी कि 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे सड़कों के ऊपर, और मेरे वाले हल्के में वो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं यही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेंडर टूडर तो कहते हैं, बीच में कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन था या कुछ है, एक बड़े लंबे टाइम से कच्चा बेरी रोड पे अंडरपास की रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ एक कनाल 7 बंडे जमीन जो है वो क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग बोर्ड की, उससे ट्रांसफर होनी है पीडब्ल्यूडी के नाम। वही फाइल ही एक साथ से लटकी हुई है जी। वो अंडरपास बनने के बाद परली तरफ शमशान घाट पड़ता है जी, सब कुछ है, लोगों को इधर से फ्लाईओवर बन गया, एलिवेटर बन गया, जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड है। इस डिमांड में मैं इतना ही रखता हूँ जी आपके सामने। उसके बाद आता है सर डिमांड नंबर 20। ये डिमांड 20 में सारे डिपार्टमेंट हैं जी आपके सामने। इसमें एक कम्युनिटी सेंटर, आदरणीय आपसे पहले मुख्यमंत्री जी ने 5 साल हो गए, उसका उद्घाटन कर दिया, सब कुछ हुआ। आज तक वो कम्युनिटी सेंटर सब कुछ जर्जर हालत में बना हुआ है,
हुडा सिटी पार्क के पास में है वो सेंटर, और उसको RWs को दे दिया जाए, उसको चालू किया जाए। AC लगे हुए हैं तो उनका बुरा हाल है। सरकार की प्रॉपर्टी का बहुत बुरा नुकसान हो रहा है। हुडा सिटी की पार्क के बाद में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, उसको आप वो करवा दें। और एक और बात मैं इस बात के लिए रुकूंगा कि आप पिछले दिनों हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा की मूर्ति का अनावरण करने गए थे और हमारे मंत्री जी भी वहां पर थे। आपने जिस सोसाइटी ने वो स्टैचू लगवाया था उसको तो 21 लाख दे दिए, उस पार्क को भी दिया था ना कुछ, उसके लिए कम से कम अनाउंस कर दो पार्क के लिए। चलिए पार्क हुडा सिटी पार्क के लिए। बत्रा जी आप अपनी बात रखिए बस। क्या 21 लाख सोसाइटी के नाम से पार्क को सोसाइटी पार्क में लगाई, पार्क के डेवलपमेंट के लिए। रिकॉर्ड में तो ये अनाउंस ये हुआ था कि आपने सोसाइटी को पार्क के लिए डेवलपमेंट से आपने सोसाइटी को पैसे दिए, हमें ये लगा कि पार्क के लिए पैसे देने चाहिए थे, जिस पार्क के साथ। और आप नाम भी चेंज करके हैं, उसमें कोई दिक्कत, अच्छी बात है। स्वतंत्रता सेनानी के नाम से आपने उस पार्क का नाम पंडित श्री राम शर्मा हुडा सिटी पार्क कर दिया उसका नाम, कोई उसमें वो बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है इस बात के लिए। पर पैसे सोसाइटी को दे आए, पार्क के लिए पैसे दिए। उस पार्क में बहुत अच्छा पार्क है, वहां पर जेल हुआ करती जी पहले जी, और वहां पर 24 एकड़ में मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मॉडल करते हुए आपस में, आप चंडीगढ़ तो होता है उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक बनवा दीजिए वहां पर, जितना मर्जी पैसा लग जाए। और वहां पर 50-50 साल पुराने पेड़ हैं, आप अंदर पता नहीं जब फंक्शन में बस भाई मैं वही, अब डिपार्टमेंट इतने हैं जी, क्या करूं, डिपार्टमेंट इतने हैं तो क्या करूं इस बात के लिए। और साथ में ये है कि जी HSVP का जो भी मंत्री हैं आपके माध्यम से, कि हमारे HSVP की सारी जो सड़कें न रोहतक के अंदर वो सारी टूटी पड़ी। और एक और पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी HSVP का है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और रोहतक के कंसर्न के लिए। उसमें हमारे टाइम में सेक्टर 18A 21 से 4 सेक्टर की डेवलपमेंट हुई थी, और उनकी सिटी की डीकंजेस्ट करने के लिए सारी की सारी मार्केटें, चाहे ऑटो मार्केट है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इनको भी इस बात का पता है इस बात के लिए, और वहां पर काठ मंडी है और है, उसके रेट इतने रख दिए कि कोई भी अप्लाई नहीं करता। 5 साल हो गए जी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो गए, बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग है हर एक चीज के लिए। उसको रिव्यू करके कमेटी करके उसके कम कीमत के वो दुकानदार बेचारे जो मंडी में हैं वो खरीद सके, ऑटो मार्केट वाले जो वो खरीद सके, ट्रक मार्केट वाले खरीद सके, सारी हमारा सिटी डीकंजेस्ट हो जाएगा। और वो जो 5 साल से कुछ भी नहीं वहां पर डेवलपमेंट हुई, और सरकार के इतने 100 करोड़ रुपए लगे, लगता है मेरे ख्याल तो खत्म ही हो गया जी, बस 2 मिनट है सिर्फ इस बात के लिए, और कोई बात नहीं। और आखिरी है जी कि एक HSVP में एक न्यू रजिंद्रा कॉलोनी है, एक बिल्डर ने ये कॉलोनी बनाई और उसको लाइसेंस मिला, सब कुछ मिला, और बीच में कहीं भाग गया है कुछ है, और उसको ना सरकार वाले कह रहे हैं चेयर को एड्रेस मिनिस्टर से बात करनी है तो उनके ऑफिस में आराम से जाए बात। नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूँ। डिमांड तो आपको मेरे को पता ही नहीं कि मंत्री कौन है। नहीं, आप अपनी बात रखें, जो भी गवर्नमेंट देख ही रही है। चलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें उस न्यू रजिंद्रा कॉलोनी की तो ओवरटेक करके और उसमें रजिस्ट्रियां और कुछ ही सब कुछ उसको अनऑथराइज डिक्लेयर कर दिया, वेयरएज जो डेवलपर था उसने सारे के सारे पैसे भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं, उसमें कोई कमियां है कुछ है, सरकार उसको ओवरटेक करके उसको ठीक करवाए और लोग उसमें करें। और आखिरी जो है वो ये है कि सारे हरियाणा के अंदर सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है, इसका समाधान होना चाहिए, पानी के पीने का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। चौधरी आफ्ताब अहमद। शुक्रिया स्पीकर सर। डिमांड नंबर 12 डिमांड नंबर 12 है सर, एजुकेशन जी सर। मैं एजुकेशन पे कहूंगा, बहुत बड़ा बजट एजुकेशन पे खर्च होता है, मैं समझता हूं, और किसी भी विकसित राज्य के लिए मैं समझता हूं ये कि वो बड़ा यार्डस्टिक है कि उसमें खर्च। सर,
स्कूलों को बना के और उसमें टीचर ना हो, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात की तरफ अपने कट मोशन में करूंगा कि स्कूलों में टीचरों की भर्ती जो है वो होनी चाहिए, और टीचरों की भर्ती ना होगी तो मेरे जैसे हमारे जिले में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट जो है पूरे प्रदेश में सबसे घट रहा है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, और हमने मेवात का डिफरेंट एजुकेशन कैडर बनाने के बाद भी आज भी शिक्षकों की कमी है, और उस शिक्षकों की कमी के पीछे कारण है सर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है HPSC के माध्यम से, उसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा और पूरे मेवात एरिया के लिए अलग अलग से होती है। पूरी प्रक्रिया से कहते हैं, कल भी महिपाल जी ने, मंत्री जी ने बताया था कि हमने इतनी करी है, वो सारी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद जब रिजल्ट आता है ना सर, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में तो कुछ हो जाती हैं। जब रिजल्ट आता है, HPSC का रिजल्ट है ये 2024 का अभी का, उसमें नो कैंडिडेट्स फाउंड। सर जब टीचर का इंटरव्यू होने के बाद सब, जबकि एडवर्टाइजमेंट वही, टेस्ट वही, इंटरव्यू वही, मेरिट वही, और उसके बाद नहीं होता। मैं समझता हूं सर इसके लिए सरकार को जो है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आज बैठे हैं तो इसके लिए मंत्री जी बैठे हैं, इसके लिए भर्ती अगर टीचरों की होके इस तरीके से पूरी प्रक्रिया के बाद भर्ती नहीं होगी तो स्कूल में बच्चे मतलब कैसे पढ़ेंगे किसी चीज के लिए। और मेवात कैडर में स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि एक डिफरेंट कैडर था, उसमें जो भी कमियां हैं, चाहे प्रमोशन के लिए वजह से, चाहे उनको समयबद्ध तरीके पे उनकी जो भी जरूरत है उसके लिए एक शिक्षा विभाग एक कमेटी बनाए, उनको सॉर्ट आउट करे किसी चीज के लिए। और सर मैं आखिर में कहूंगा, हालत एजुकेशन डिपार्टमेंट के इतनी बार कहने के बावजूद भी, हमने एक जयसिंहपुर चिलावली में मॉडल स्कूल बनवाया था, 2022 से वो स्कूल निर्मित हो चुका है, आज उसमें बच्चे नहीं पढ़ते, आज उसमें पुलिस को 1 साल से ज्यादा उसमें हाउस कर रखा है। और इतनी बार विधानसभा, पिछली विधानसभा में भी हमने उठाया, अब भी उठाया। सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर ये नजरिया रहेगा, और वो भी खास तौर पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और बात को विधानसभा में उठाए जाने के बाद दुख इस बात का होता है संज्ञान में ला लिया जाए तो बड़ा दुख होता है। सर इसमें मैं चाहूंगा शिक्षा की बहुत जरूरत है हमें। हम वैसे तो एक तरफ यूनिवर्सिटी मांगते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले स्कूलों को दुरुस्त करी जाए। आपके माध्यम से कहूंगा सर, डिमांड नंबर 13 पे मैं कहूंगा खेल पे। सर हमारे जिले में भी हमारे वेट लिफ्टिंग में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन में स्टेट चैंपियन है हमारे बच्चे, कबड्डी में हमेशा पोजीशन लाते हैं, क्रिकेट में हमारे पास शाहबाज जैसे इंडियन टीम में खेल रहे हैं, एथलेटिक में लॉन्ग डिस्टेंस रनर परवेज चाहल का है, इंडियन टीम का हिस्सा है 20 किलोमीटर जुनैद पचगावा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा में कर रहे हैं, लेकिन मेरे जिले में सर एक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई जो है स्टेडियम नहीं है। 6 राजीव गांधी खेल परिसर है और 2 जो और भी स्टेडियम है, 8 है, उनकी हालत बद से बदतर है। ना स्टाफ है उसमें, ना कोचेज है, ना किसी चीज के लिए। और इसके साथ साथ सर नर्सरीज जो है 21 नर्सरीज हैं, जबकि हमें ज्यादा नर्सरी। मेरा ये है सर, इसमें स्टाफ लगाया जाए और जो वेट लिफ्टिंग और जैसे प्रतिभा मैंने बताई उसमें इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाए, और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है जिला स्तर का उसमें बनाया जाए, जिससे बच्चों को, युवाओं को अपनी प्रतिभा और खेल क्षमता को बढ़ाने का करे। सर डिमांड नंबर 14 है मेडिकल एजुकेशन के लिए। हमारे यहाँ शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बना हुआ है सर, 2012 से वो कार्यरत है, लेकिन आज वो इस दुर्दशा पे पहुंच गया है, ना तो वहां मैन पावर है, ना तो डॉक्टर सफिशिएंट है, ना स्टाफ सफिशिएंट है, ना पैरामेडिकल सफिशिएंट है और किसी चीज के लिए। और मशीनरी इक्विपमेंट्स का ये हाल है, 2012 में जो शुरुआत में बन गई थी वो हो गया, अब उनको ना तो रिपेयर करने वाले भी नहीं आते, उनके AMC थी वो भी खत्म होगी, और डे टू डे मेंटेनेंस का भी ये हाल है कि वहां कहीं छत गिरी पड़ी है कहीं किसी चीज का। और कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन का ये हाल है सर कि HMHCL को टेंडर जाता है, लेकिन जरूरत आज होती है 6 महीने तक तो आती नहीं, ना दवाई मिलती, ना कि पट्टी तक भी उसमें नहीं मिलती सर। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑपरेशन का सामान भी नहीं मिलता। और
इस चीज को भी कई बार उठाने के बाद सरकार का हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है। सर मैं ये चाहता हूं नए मेडिकल खोले, अच्छी बात है, लेकिन जो हैं उनका रखरखाव भी सरकार को करना चाहिए। सर डिमांड नंबर 17 है, उसमें मैं चाहूंगा कि सर हमारे बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनका बहुत बार उल्लेख हो चुका है। मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, NH 248A है, नुहू से फिरोजपुर झिरका अलवर बॉर्डर तक के लिए 555 करोड़ रुपए एनुअल प्लान में शामिल हो गया है 2024-25 में, 22-23 में भी रहा, 23-24 में रहा। EPC के तहत उसको करवाने का नितिन गडकरी जी ने एक पत्र मुझको लिख के दिया है। मैंने कहा था मैं इनके माध्यम से कहूंगा, वो हमारी लाइफलाइन है, जिसके बारे में आज सुबह हमारे साथी विधायक ने कहा था 2000 से ज्यादा एक्सीडेंट उसी स्ट्रेच में हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था। इसी तरीके से सर नुहू शहर में आज के दिन जाम रहता है, जबकि शहर ज्यादा बड़ा नहीं है सर, और जाम इतना रहता है कि 5-5, 4-4 घंटे का जाम रहता है उसमें। सर मैं आपके माध्यम से कहूंगा नॉर्थ साउथ न्यू बाईपास जो है वो बनाया जाए, जिससे कि हमने प्रपोजल भेज रखी है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उसको परस्यू भी कर रहा है, उसको करे। और इसी तरीके से नुहू से पलवल SH 13 जो है उसकी 4 लेनिंग, होडल नुहू पटौदा रोड उसकी 4 लेनिंग, होडल पुन्हाना नगीना रोड की 4 लेनिंग और नॉर्थ की तिजारा रोड जो हमने बनाया भी था उसका जो है फिर से उसको लटका के कर रखा है। इसी तरीके से हमारे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है सर, उसके लिए उजीना में कट और उसी तरीके से मरोड़ा में भी होडल नगीना पे उसको कट दिया जाए, जिससे कि लोगों को कर दी जाए। और इसके साथ साथ सर PWD में एक दिक्कत और आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अड़चन लग जाता है और सारी प्रोजेक्ट जो है उस पर अड़ी पड़ी है। मैंने मंत्री जी से भी मिलकर भी जिक्र किया है। मेरा आपके माध्यम से है कि ये जरूरी है, निरंतर बढ़ती जा रही है ट्रैफिक और ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए कोई उसको जो है रास्ता निकाला जाए, जिससे कि उसको करा जाए। इसी तरीके से सर डिमांड नंबर 19 है सर, हमारे यहाँ KMP का जिक्र हुआ, आज भी हुआ सर। मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि KMP की अगर कोई सवारी कर ले ना तो उसको मतलब 1-2 दिन मतलब याद रहेगी कि कैसी जर्नी है। इतनी बुरी हालत में सड़क है, और जबकि टोल रोड है वो, और टोल भी ऐसा लिया जाता है अगर हमारे यहाँ से रहवासन से कोई पलवल जाए तो उसको टोल लगेगा कुंडली से वहां तक, क्योंकि टोल का सिस्टम ऐसा है कि उसमें मतलब ये एक तो रोड ऐसी कि उसमें चलना के बड़ा मुश्किल, और उसके ऊपर टोल उसको इतना दिया जाता है जैसे क्योंकि चढ़ता है रहवासन से टोल लगेगा कुंडली से, और उसका मैं मंत्री जी आपके माध्यम से कहूंगा। और इसी तरीके से सर रोज का मेव में जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें जो है बिजली बहुत जरूरी चीज है। 2012-13 से जो है एक 220 kV सबस्टेशन बनना था, जो अब तक 10 साल से नहीं बना। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी है। और इसी तरीके से एक फायर स्टेशन को कई कंपनियां वहां जो है उसमें होगी। और मंत्री जी मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ IMT सोना के किसान भी आपसे मिलेंगे ईद के बाद, तो उनकी मांग जो है ना जायज मांग है, उनको सहानुभूति तरीके से उनकी मांग को हल करके उनका करें। इसी तरीके से डिमांड नंबर 20 है सर, अर्बन लोकल बॉडीज पे। सर मैं कहूंगा कि हमारा नुहू शहर जिला हेडक्वार्टर है, बरसाती और वैसे असामयिक अत्यधिक बारिश होने से कई बार पिछले 3-4 सालों से शहर में चाहे स्कूल है, चाहे सरकारी दफ्तर है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे लोगों के घर है, उनमें पानी घुस जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विभाग जो है अर्बन लोकल बॉडीज इस बात को उठाए। और इसी तरीके से सर जो भी करप्शन के मामले अर्बन लोकल बॉडीज में आए हैं उसके लिए सरकार जो है गंभीरता से ले, और उसमें एक जो क्लॉज 35 के तहत इमरजेंसी में एक लेके जो कार्य कराए जाते हैं मंत्री जी, सबसे ज्यादा घोटाले उसमें दिखाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को खुर्द कर जाए। हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, सरकार की प्रॉपर्टी, इसलिए जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे अर्बन लोकल बॉडीज में उन्हें करा जाए। और इसके साथ साथ नुहू में जो है अर्बन लोकल बॉडीज वो ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम और हमारी लाइब्रेरी और नई सड़क जो है, और सड़कों का भी जो है गलियों में और उसमें। और सबसे आखिर में कहूंगा कि सफाई का अर्बन लोकल बॉडीज में शहरों में उसमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, और उसमें सफाई का ये बुरा हाल है कि जो है पर्याप्त
सफाई के जो है वो नहीं हो पाते। इसलिए मैं चाहूंगा कि वैसे तो स्वच्छता के ऊपर करते हैं फरीदाबाद का स्मार्ट सिटी का, लेकिन जिस तरीके से आज स्वच्छता के मैं कहूंगा कि सफाई के ऊपर गुड़गांवा फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में स्वच्छता का बड़ा जरूरत है। सर एक आपसे एक सर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा। कल ही चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है, हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है, और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया, गजटेड हॉलीडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे क्या मतलब ये कल नोटिस में सर ये पूरे हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी कि 31 मार्च। एक मिनट मैं कुछ बता रहा हूँ। नहीं मुख्यमंत्री जी, मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शनें लास्ट में होती हैं, उसके लिए RH किया उसको। नहीं देखिए, लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है वो। के लिए भी है 31 का कोई हरियाणा के लिए अलग है? नहीं, हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है, सबके ये लगातार छुट्टियां आई हैं, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी, मान्य अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसको कोई मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ठीक है आफ्ताब जी आपने बात रख ली। व्यवस्था के अनुसार ठीक है, RH किया है। बलराम दांगी, व्यवस्था की दृष्टि से। बलराम दांगी, आप कौन सी डिमांड पे बोलना चाहते हैं? सर 17 और 4 पे। हाँ? 17 नंबर डिमांड और 4 नंबर सिर्फ एक मिनट प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ठीक है, ठीक है मंत्री जी हो गया विषय खत्म, अभी चर्चा नहीं होगी इस पर। सर बलराम दांगी, डिमांड नंबर 4 में आपदा प्रबंधन के उसमें मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के